नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार बता ले, लेकिन शुरुआत करेंगे गुजरात के साथ। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ गुजरात से सामने आ रही है, जहां बनासकांठा में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये प्रदर्शन बनासकांठा के डीसा में हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। तो लव जिहाद को लेकर देखिए किस तरह से एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुजरात में हिंदू संगठनों का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन देखिए बनासकांठा के डीसा में हुआ। और दरअसल ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुआ। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनासकांठा के लोगों में गुस्सा देखने को मिला। वहां हिंदू संगठनों ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सड़क पर जमा हजारों लोगों की भीड़ और हाथों में भगवा झंडा। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई बनासकांठा के डीसा से। लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए और जोरदार विरोध किया। बताया गया कि कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। शादी के बाद लड़की और उसकी मां का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसी मुद्दे पर आज स्थानीय लोगों ने रैली निकाली और विरोध जताया। इस दौरान रैली में शामिल लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी नजर आए। इन लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो लव जिहाद के खिलाफ रैली में भारी भीड़ उमड़ आई और देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को चोटें भी आई, कुछ को हिरासत में ले लिया गया है। ये जन आक्रोश रैली कुछ दिन पहले एक लड़की और उसकी मां के धर्म परिवर्तन के खिलाफ थी, जिसकी 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर किस तरीके से हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। तो घर में बीजेपी मुस्लिम नेता की भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा करने पर संग्राम छिड़ गया। इस खबर की तरफ अब रुख करेंगे। अब दरअसल रूबी आसिफ खान ने मौलाना पर पलटवार किया है। उन्होंने मौलाना को जिहादी और उग्रवादी तक बताया। तो मौलाना को जिहादी और उग्रवादी बताया गया और इसको लेकर अब बवाल भी मचा हुआ है। लगातार रूबी खान की पूजा पर संग्राम। दरअसल बीजेपी के नेता रूबी आसिफ खान के घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। घर पर गणेश की मूर्ति लाकर उनकी पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मौलाना ने फतवा जारी कर इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान गणपति की पूजा पर घिर गए। उनके पूजा करने के बाद मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। रूबी आसिफ खान के गणेश पूजा को इस्लाम के खिलाफ बताया। तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है। फतवा जारी करने पर रूबी आसिफ खान ने मौलाना पर निशाना साधा। कहा, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले मौलाना है जिहादी और उग्रवादी। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। रूबी आसिफ खान ने मौलाना को देश की एकता को तोड़ने वाला भी बताया। वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष हैं। और चलिए अब बढ़ते आगे। गाजियाबाद के अशोकनगर में लोगों के घरों पर 5 दिनों से पत्थरबाजी हो रही है। घर की खिड़कियां, शीशों को निशाना बनाया जा रहा है और खास बात यह है कि लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा कि ये पत्थरबाजी आखिर कौन कर रहा है। दरअसल लोगों की शिकायत के बाद फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और यही वजह है कि पुलिस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए कर रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे के अलावा लगातार 5 दिनों से कई घरों पर हुई पत्थरबाजी अब से अब लोग परेशान हैं। लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
तस्वीरें गाजियाबाद के सियानी गेट थाना इलाके से आईं, जहां अशोक नगर के इस इलाके में लोगों के घरों के आसपास पत्थर दिखे। पत्थरों की वजह से लोगों के घरों के शीशे टूट गए। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी कॉलोनी और घरों में पत्थर कौन फेंक रहा है। उससे सभी लोगों के मन में इतनी दहशत बैठी हुई है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। बाहर भी निकल रहे हैं तो उस साइड में नहीं जाते, सब इधर रह जाते हैं। सबको ये चिंता लगी रहती है कभी कोई पत्थर ना आ जाए। हम लोग भी आजकल काम धंधा छोड़ के इसी की रखवाली कर रहे हैं कि भैया कहीं कोई किसी के साथ वो इस तरह की कोई घटना ना घटे। कुंडी लगाने से शुरू हुआ और बेल कर देते थे, कुंडी बाहर से बंद कर देते ताकि कोई अंदर से बाहर ना आ सके। तो मैम उसके बाद तो फिर कंटिन्यू पत्थर मारने शुरू कर दिए जब हमने बेल का फ्यूज निकाल लिया। कॉलोनी में पत्थरबाजी की घटना बढ़ी तो लोगों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस पता लगाने में जुट गई कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लोगों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी कर रही है। ये अशोक नगर के पास जो रेलवे लाइन के किनारे कुछ घर बने हुए हैं, उनमें 2-3 दिनों से पत्थर आ रहे हैं। इसमें 2-3 व्यक्तियों ने इस बात की शिकायत करी है। इस संदर्भ में हमने अपने जो व्यक्ति हैं पुलिसकर्मी हैं वो प्राइवेट में वहाँ पर लगा दिए हैं। इसकी जांच कराई जा रही है और ड्रोन से भी निगरानी करके पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्थर कहां से आ रहे हैं। पुलिस भले ही पत्थरबाज की तलाश कर रही हो, लेकिन पत्थरबाजी से गाजियाबाद की कॉलोनी में दहशत है। गाजियाबाद के अशोक नगर कॉलोनी में हुई पत्थरबाजी के बाद न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद न्यूज 18 की टीम ने जानने की कोशिश की कि आखिर पत्थरबाजी के बीच लोग किस डर में जी रहे हैं। गाजियाबाद के अशोकनगर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ए ब्लॉक ये जगह है और यहाँ पर कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए ये आपको शीशे वाला घर एक नजर आ रहा है। आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको शीशे टूटे हुए नजर आएंगे। मैं जो पॉइंट देख पा रही हूँ तो 1 2 3 4 नीचे, 5वां ऊपर, 6ठा उसके ऊपर और उससे भी ऊपर आप देखेंगे 7 और जैसे ही आपकी नजर दूसरी तरफ बढ़ेगी तो 8। ये 8 शीशों पे चोट, 8 शीशे टूटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब दूसरे फ्लैट की तरफ चलें। यहाँ पर जो ऊपर का फ्लोर है जहाँ पर कपड़ों से ढकी एक वॉशिंग मशीन है, लोगों का आरोप है कि इसको भी पत्थर से तोड़ा गया है। यहाँ के तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो दहशत में जी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त पत्थरबाजी हो जा रही है। लोगों ने किसी को देखा नहीं है ये पत्थरबाजी कौन करता है, लेकिन सबूत जो है वो आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। अब इस घर की बात करें, ये घर की अगर बात करें तो यहाँ पर शुरुआत हुई घर पर कुंडी लगाने से और उसके बाद यहाँ पर भी पत्थरबाजी का जो दौर है वो शुरू हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। नोरा फतेही की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दरअसल दिल्ली पुलिस उनसे दोबारा से पूछताछ इस मामले के बाबत कर सकती है और इससे पहले दिल्ली पुलिस नोरा फतेही से करीब 5 घंटे सवाल जवाब कर भी चुकी है। तो नोरा फतेही से 5 घंटे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही इन दिनों सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उनसे करीब 5 घंटे पूछताछ की और उनसे 50 से ज्यादा सवाल भी पूछे गए। नोरा फतेही पर दरअसल धोखाधड़ी के आरोपी सुकेश से गिफ्ट में महंगी कारें लेने का आरोप है। फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। धोखाधड़ी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने के आरोप में वो दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली पुलिस इस केस में नोरा फतेही से करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब कर चुकी है और इस मामले में उनसे एक बार और पूछताछ हो सकती है। पूरी क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए मकोका के अंदर इसके अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब उसमें से कुछ कड़ियाँ जो बाकी हैं उसकी भी विवेचना अभी चल रही है और उसी के संज्ञान को लेते हुए हम लोग जो कैरेक्टर्स इन क्राइम सिंडिकेट से जिस प्रकार भी जुड़े हुए थे उनको बुलाया जा रहा है। अब तक हुई पूछताछ में नोरा फतेही से 50 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। वहीं अब जांच की रडार पर जैकलिन फर्नांडीज भी है। जैकलिन फर्नांडीज को पूछताछ के लिए 12 सितंबर को बुलाया गया है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही को आमने सामने बैठाकर ईडी की टीम ने सवाल जवाब किए थे। दोनों से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ हुई थी। नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ 50 सवाल किए। दरअसल सुकेश के 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में नोरा फतेही से ये पूरी पूछताछ की गई। नोरा फतेही से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस की EOW ने नोरा से पूछताछ यहां पर की इस पूरे मामले को लेकर। और खबर तो ये भी आ रही है कि नोरा फतेही से एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है। साथ ही नोरा के बाद अब 12 सितंबर को जैकलिन फर्नांडीज से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करने जा रही है।
और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ अमेरिका से, जहां एरिजोना शहर के कुछ हिस्सों में धूल भरी तेज आंधी चली है। इस आंधी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर आंधी, धूल भरी आंधी चली। दरअसल अमेरिका के एरिजोना शहर में धूल भरी आंधी ने बड़ी तबाही मचा दी। हालात ऐसे हो गए कि धूल भरी आंधी की वजह से शहर की बिजली गुल हो गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ये तस्वीर सामने आई अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित शहर एरिजोना से। शुक्रवार शाम इस शहर को धूल भरी आंधी ने अपने प्रकोप में ले लिया, जिसकी वजह से पूरे शहर के ऊपर धूल बादल के रूप में उड़ती हुई नजर आई। पूरे 2 घंटे तक ये शहर धूल की चादर से ढका रहा। इस धूल भरी आंधी का असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा और कई घरों की बत्ती तक गुल हो गई। धूल भरी आंधी का ये वीडियो चांडलर हवाई अड्डे के पास रिकॉर्ड किया गया। तो शुक्रवार को उत्तरी कैलिफोर्निया में लपटों का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में आने से कई घर जल गए, स्वाहा हो गए, तो वहीं कई लोग इस हादसे में झुलस भी गए। आसमान में उठता काला धुआं और जलते जंगल। ये वीडियो सामने आया उत्तरी कैलिफोर्निया से। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में फैल गई। पेड़ों के साथ साथ कई घर आग की चपेट में आ गए। एहतियात के तौर पर हजारों लोगों से तुरंत ये पूरा इलाका छोड़ने को कहा गया। आग पर काबू पाने के लिए जमीन पर फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत कर रही थी, तो वहीं आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए भी पानी की बौछार की जा रही थी। लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि कुछ ही पल में पूरा इलाका धुएं की सफेद चादर से ढक गया। और बड़ी खबर इजराइल से, जहां इजरायली सेना पर चाकू से हमला किया गया और इस हमले में एक सैनिक घायल हो गया, जो जानकारी अब तक मिल रही है। तो इजरायली सैनिक पर हमले के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। इतना ही नहीं, हमलावर को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अभी तक उस संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई। ये वीडियो सामने आया इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके से, जहां इजरायली सैनिक पर हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और इजराइल सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। घायल जवान को फौरन अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि यहां एक फिलिस्तीनी हमलावर ने इजराइल के जवान पर चाकू से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया। हमलावर चाकू से दूसरा वार कर पाता, इससे पहले ही उसे गोली मारकर ढेर कर दिया गया। इस घटना के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में लगातार छापेमारी की गई। जिस इलाके में यह हमला हुआ था वो फिलिस्तीन बाहुल्य इलाका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद खुद लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा। रात के अंधेरे में मगरमच्छ को पकड़ने की तस्वीरें जबलपुर के रांझी इलाके से सामने आई। लोग टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ को पकड़ते दिखे। बताया गया कि रात के अंधेरे में मगरमच्छ दिखने के बाद इलाके के कुत्ते भौंकने लगे थे, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वन विभाग की टीम को भी इसकी खबर दी गई, लेकिन कई घंटों के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने मगरमच्छ को जाल में फंसा लिया। इसके बाद उसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह तबाही का मंजर है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी जल कहर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से लोगों को हर संभव मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और बारिश से तबाही का सबसे खौफनाक मंजर उत्तराखंड के ऋषिकेश में देखने को मिला, जहां सड़क पर कई बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो लगातार आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ा हादसा होने से टल गया, जब अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। इतना ही नहीं, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर कई गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। किसी ने पूरे हादसे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए और नीचे गाड़ियों की लंबी कतार थी। पहाड़ से पत्थर ऐसे गिरते दिखे जैसे मलबे का झरना पहाड़ से गिर रहा हो, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। देखते ही देखते पहाड़ से पत्थर गिरने की रफ्तार तेज हो गई।
पहाड़ दरकने की इस घटना से लोगों में दहशत है। कुछ लोग मोबाइल में इस घटना को रिकॉर्ड करने में जुट गए। पहाड़ दरकने से ऋषिकेश देवप्रयाग हाईवे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली, जिसके बाद मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के मेंढर से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश और बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिली। पानी के तेज बहाव की वजह से वहां पर पुल बहता हुआ नजर आया। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू के मेंढर में तबाही की तस्वीरें। दरअसल पहाड़ी राज्य में बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं है। पहले बारिश और फिर सैलाब की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मेंढर से भी बारिश के बाद एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। पुल पर बहता सैलाब और नदी किनारे बेबस खड़े लोग, ये भयावह मंजर जम्मू कश्मीर के मेंढर का है। यहाँ अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की जान आफत में आ गई। एकदम से आए खौफनाक सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और देखते ही देखते पुल के ऊपर नदी बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत पुल पार करने की नहीं हुई, जिसकी वजह से मेंढर से पुंछ जाने का रास्ता बाधित हो गया। इसी के साथ ही सैकड़ों लोग पुल के दोनों किनारों पर फंस गए। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता देख प्रशासन ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को नदी किनारे से दूर रहने और उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार न करने की हिदायत दी। नदी नालों से साइड करें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। इतना ही नहीं, मौके पर थाना प्रभारी ने खुद उफनती नदी के किनारे खड़ी भीड़ को हटाया। और अब बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बताते हैं, जहां भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिली। दरअसल मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पर सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां डूब गईं। तो तस्वीर आपको लगातार अलग अलग जगहों की दिखा रहे। ऋषिकेश के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची। पहाड़ से बहकर आए पानी में मलबे ने दुकानों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया। नुकसान के साथ साथ वहां की हालत बेहद खराब हो गए। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश से सड़कों और घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा, जिसमें कई गाड़ियां डूबी नजर आई। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था कि मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। बारिश से भारी नुकसान। वहीं सामने आई दूसरी तस्वीरों में एक पुल टूटा दिखाई दिया, जिसके किनारे बने कई मकान सैलाब में डूबे नजर आए। कई घरों का सामान सड़क पर तैरता दिखाई दिया तो लोगों की दुकानें मलबे में धंस गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। पहाड़ों जैसा हाल वैसा ही मैदानी इलाकों का भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तो एक पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूब गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। क्या मकान, क्या दुकान और कारखाना, मानो यहाँ कभी सड़क थी ही नहीं। पानी में सड़क का नामो निशान मिट गया। गंगा में उफान की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ी। बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से इलाके में पानी भरा है, जिसने इलाके में रहने वाले बुनकरों और किसानों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मशीनों के पानी में डूबने और खेतों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने से लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि योगी सरकार लोगों की हर संभव मदद में जुटी हुई है और लोगों के पास जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको पटना की भी तस्वीरें दिखाते हैं। पटना का गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात जो है वो काफी गंभीर हो गए हैं। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से गंगा नदी के किनारे का इलाका पूरी तरह जलमग्न नजर आया। तो पटना में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। दरअसल पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए। गंगा के ज्यादातर घाट डूबे नजर आए, तो वहीं दानापुर इलाके में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के किनारे पानी में पूरी तरह से समा चुके हैं। पटना के दानापुर में गंगा का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि पूरा गांव पानी में ही समा गया। गले तक आ चुके पानी से गुजरने के लिए लोग मजबूर नजर आए।
तो वहीं कई घर भी पानी में डूबे हुए नजर आए। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश रुकने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कई इलाकों में बारिश का पानी अभी भी जमा है। और बिहार के रोहतास से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल वहां तेज बारिश के बाद अचानक झरने का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद आसपास के दुकान सैलाब में समा गए। और देखिए, बिहार में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच रोहतास से सैलाब की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। वहां बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि उसकी जद में जो कुछ आया उसे बहा ले गए। मूसलाधार बारिश के बाद डेहरी के महादेव खो के पास मौजूद झरने का बहाव तेज हो गया, जिसमें मंदिर की सीढ़ियां डूब गईं। मंदिर के आसपास मौजूद कई दुकानों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद झरने का बहाव इतना तेज हो गया कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। झरने के बहाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ अपने में समा लेगा। बारिश की वजह से वहां के हालात खराब होते दिखे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने पर्यटकों को झरने के पास जाने के लिए मना कर दिया। बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। गंगा का पानी निचले इलाकों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी अपना ठिकाना बना रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के घर, मकान सब कुछ पानी की जद में आ गए हैं। बिहार के बेगूसराय में हालात काबू से बाहर हो गए। जब गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वही गंगा के रौद्र रूप का खामियाजा आसपास के रहने वाले लोगों को उठाना पड़ा। जिधर तक नजर गई बस पानी ही पानी नजर आया। बेगूसराय के कई गांव पानी में समा चुके हैं, तो वहीं हालात ये हो गए कि लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। आने जाने में बहुत परेशानी है सर। पानी की ये स्थिति आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। और यहाँ से कितने लोग जो है ना पलायन कर चुके हैं। यहाँ से कितने लोग पलायन कर चुके हैं जिनका जो है ना घर में पानी और मड़िया उड़िया सब कुछ दह गया है। कई फीट पानी के बीच परिवार के साथ लोग गाँव छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही खेत खलियान तालाब में तब्दील हो गए। ये हालात एक दो नहीं बल्कि बेगूसराय के कई गांव के हैं। सुरक्षित जगह जाने के लिए कहीं नाव का सहारा लिया गया, तो कहीं ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ से बाहर आने की लोग कोशिश करते नजर आए। यानी हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आई। सोनाली फोगाट का परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सकता है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। पहले भी सीएम खट्टर से मिलकर सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जा चुकी है। और इसके बाद सीएम खट्टर ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी और बाकायदा इसके लिए एक चिट्ठी लिखी गई थी। लेकिन अभी तक गोवा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहा हूं। इसी बीच सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच गोवा पुलिस कर रही है। वो सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर की जांच से अहम सुराग तलाशने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, गोवा पुलिस इससे पहले शुक्रवार को भी सोनाली के हिसार वाले घर पहुंची थी, जहां उन्होंने लाल डायरी और लॉकर उनके हाथ लगे थे। तो गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर से 3 लाल डायरी मिली। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर का कोना कोना छानने लगी। बारीकी से हर चीज की परख में जुटी है। पुलिस को उम्मीद थी कि हिसार वाले घर से उनके हाथ अहम सुराग लग सकते हैं। जल्दी पुलिस को सोनाली फोगाट की 3 लाल डायरियां मिल गई। सोनाली के संत नगर वाले घर की जांच के दौरान पुलिस को पासवर्ड लगा हुआ लॉकर भी मिला। हालांकि पुलिस उसे खोल नहीं पाई, जिसके बाद लॉकर को सील कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहीं रहेंगे? हाँ, यहाँ पे रहेंगे। ठीक चालू है। हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। कितने बैंकों में गए थे आप? बैंकों में हम लोग गए। जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। गोवा पुलिस ने बारीकी से घर के कमरों और अलमारी की भी तलाशी ली। सोनाली का परिवार लगातार हत्या का शक जता रहा है। एक लॉकर है, कोई उसको सील किया है और 3 डायरी ली उन्होंने। कह रहे हैं अभी हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है। एक यहाँ भेजी हरियाणा में जांच के लिए, जो उससे पूछताछ कर रही है वो अलग टीम है। तो हमारा काम है यहाँ की जांच करना, तो ये जांच कर रहे हैं। गोवा पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान गवाह के तौर पर उनके पड़ोसी को भी बुलाया। पड़ोसी के सामने ही लॉकर को सील किया गया। पुलिस को डायरी के अलावा लॉकर से भी हत्याकांड से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर से 3 लाल डायरी मिली है। इस डायरी में सोनाली के लेन देन के साथ साथ नेताओं और नौकरशाहों के नंबर भी मिले हैं। तो सोनाली हत्याकांड के 12 दिन बाद भी गोवा पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन सोनाली फोगाट के घर से मिली लाल डायरी से नए राज फाश हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट के घर से मिली 3 लाल डायरी में कई जानकारियां भी हाथ लगी हैं। गोवा पुलिस जब सोनाली फोगाट के घर पहुंची तो उनके हाथ 3 लाल डायरी लगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाल डायरी के सफेद पन्नों में वो राज हैं जो मौत की मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। गोवा पुलिस के हाथ लगी लाल डायरी में सोनाली फोगाट के पैसों के लेन देन का हिसाब मिला। सोनाली और सुधीर सांगवान के बीच लेन देन का हिसाब मिला। सोनाली फोगाट की लाल डायरी में कई नाम और नंबर दर्ज मिले। गोवा पुलिस ने लाल डायरी सोनाली के हिसार में संत नगर वाले घर से जब्त की। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा काम आ सके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और ये हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारा जो मुखिया आयो है उसको दे देंगे, बाद में एनालाइज करेंगे डेटा। गोवा पुलिस करीब 2000 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार में सोनाली हत्याकांड की जांच के लिए पहुंची। पुलिस के हाथ लगी 3 डायरियां हत्याकांड की परतें खोलने में अहम सबूत साबित हो सकती हैं। आपके मन में सवाल होगा कि गोवा पुलिस के हाथ जो 3 लाल डायरी लगी है उसमें ऐसा क्या है जो हत्याकांड का राजफाश कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि 3 लाल डायरी में आखिर क्या है। सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के बीच लेन देन का हिसाब किताब है। इतना ही नहीं, सोनाली के हरियाणा समेत अन्य राज्यों में निवेश किए गए पैसों का भी इस डायरी में जिक्र है। और साथ ही साथ सोनाली फोगाट के अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल भी बताया जा रहा है कि इस डायरी में मौजूद है। सोनाली फोगाट की अगर बात करें तो उनकी आमदनी और खर्चों का भी जिक्र इस डायरी में किया गया है। डायरी में कई नेताओं और नौकरशाहों के नाम और नंबर्स मौजूद हैं। साथ ही डायरी में सोनाली के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर भी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के देवघर से, जहां पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। निशिकांत दुबे के 2 बेटों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में दखल देने के आरोप में दरअसल कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के झारखंड दौरे का विवाद बढ़ता जा रहा है। झारखंड के दुमका में अंकिता को जिंदा जलाए जाने के बाद बीजेपी के नेता देवघर पहुंचे थे। अब इन पर देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगा। दुमका कांड के बाद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे और कई बीजेपी नेता देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे। आरोप लगा कि इन्होंने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारी ने लिखित शिकायत दी। आरोप लगाए कि बीजेपी नेताओं ने जबरन एटीसी की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की। इस मामले में निशिकांत दुबे के दोनों बेटों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में चार्टर्ड प्लेन के पायलट और एयरपोर्ट के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है, वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसा ही लॉगिन भर दिया जाता है। जबकि शिकायत में बताया गया कि एयरपोर्ट से शाम 6 बजे तक की उड़ान की इजाजत थी, लेकिन निशिकांत दुबे ने जबरन शाम 5:30 पर ही क्लियरेंस ले लिया। इस घटना के बाद ही अधिकारी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करवाई। और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद देवेंद्र अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। चर्चा दरअसल हो रही है कि वो 7 एमएलए के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़ने की ये अटकलें। हालांकि अगर देखें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर इन अटकलों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इसे महज अफवाह करार दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस और चव्हाण की मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब देवेंद्र फडणवीस और अशोक चौहान के बीच मुलाकात हुई। बताया गया कि चौहान समेत 7 कांग्रेस विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इसके बाद अशोक चौहान के घर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और बाला साहिब थोरात पहुंचे। बाद में इन्होंने ऐसी खबरों को खारिज किया। कोई विवाद नहीं है, ये सब जो न्यूज आ रही है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी का कल महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें सहभागी होने के लिए कल मैं दिल्ली में रहूंगा
और राहुल जी का जो प्रोग्राम महाराष्ट्र में बन रहा है नवंबर में, उसकी भी पूर्व तैयारी के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में उसकी भी पूर्व तैयारी है। इसलिए दोनों पार्टी से जुड़े हुए प्रोग्राम है और इसमें कोई राजनीतिक दूसरी बात नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो अगले महीने होने वाले फडणवीस और शिंदे सरकार की कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री को जगह मिल सकती है, जिनमें एक नाम अशोक चौहान का भी है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया था, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रकांत हांडोरे चुनाव हार गए थे। शिंदे सरकार के फ्लो टेस्ट के वक्त भी कांग्रेस के 10 विधायक सदन से गैर हाजिर थे, जिसमें अशोक चौहान भी थे। यही वजह है कि कांग्रेस अपने नाराज विधायकों को मनाने में जुटी है। तो आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ब्रिटेन को छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसककर अपने 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। तो सितंबर का महीना देश के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। जी हां, भारत ने आर्थिक मोर्चे पर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया और ब्रिटेन को पछाड़ते हुए ग्लोबल इकोनॉमी में 5वें पायदान पर पहुंचा। कोरोना संकट से जूझते हुए भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में 5वें पायदान पर काबिज हो गया। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चौथे स्थान पर जर्मनी है। इसके बाद जापान का नंबर आता है। इकोनॉमी पावर में चीन का स्थान दूसरा है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना हुआ है। ब्रिटेन अब एक पायदान नीचे खिसककर 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तीसरी तिमाही में मिली बढ़त की वजह से भारत को ये सफलता मिली। वहीं इस साल भारतीय इकोनॉमी को 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जरूरी खबर, विद्रोह के बीच देश छोड़कर भागे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की वतन वापसी हो गई। जी हां, गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार को कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका की खराब आर्थिक हालात और अपनी सरकार के खिलाफ हो रहे विद्रोह की वजह से उन्होंने श्रीलंका को छोड़ दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विद्रोह के बाद आखिरकार श्रीलंका वापस लौट आए हैं। गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार को थाईलैंड से कोलंबो वापस लौट आए। श्रीलंका की खराब आर्थिक हालत और प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद वो इसी साल 13 जुलाई को श्रीलंका छोड़कर भाग गए थे। श्रीलंका की कोलंबो एयरपोर्ट से सामने आई ये तस्वीरें हैं गोटाबाया राजपक्षे की वापसी की। देश की खराब आर्थिक हालत और सरकार के खिलाफ हो रहे विद्रोह के बीच उन्होंने 13 जुलाई को श्रीलंका छोड़ दिया था और 7 हफ्ते के बाद उनकी वतन वापसी हुई। वो बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए शुक्रवार की आधी रात को कोलंबो पहुंचे, जब पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत किया और फिर गोटाबाया का काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से रवाना हो गया। फिलहाल गोटाबाया के खिलाफ कोई केस नहीं है। उनके खिलाफ एक ही मामला था जो 2019 में उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही वापस ले लिया गया था। एक तरफ श्रीलंका के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, वहीं जानकारों का मानना है कि गोटाबाया राजपक्षे का वापस लौटना वहाँ फिर से विवाद पैदा कर सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको यूपी के इटावा से बताते हैं। डकैत रह चुकी सरला जाटव को इटावा की जेल से रिहा किया गया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरला जाटव को रिहा किया गया है। दरअसल सरला जाटव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 17 साल बाद सरला जाटव को यूपी के इटावा जेल से रिहा किया गया। अपहरण हत्या के मामले में दरअसल सरला यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरला को जेल से रिहा किया गया। ये तस्वीरें आई यूपी की इटावा जेल से। जेल का दरवाजा खुला और एक महिला सामने आई। सफेद लिबास पहनी ये कोई आम महिला नहीं, ये है डकैत सरला जाटव। सरला ने जेल से बाहर निकलते ही बाहर मौजूद पुलिस कर्मियों को कागज दिखाए और फिर अपने परिजनों के साथ रवाना हो गई। इस दौरान सरला के परिजनों और सरला से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग खुद को कैमरे से बचाते हुए दिखे। सरला जाटव की गिरफ्तारी 8 सितंबर 2005 को एक एनकाउंटर के दौरान इटावा रेलवे स्टेशन से हुई थी। उस पर हत्या की कोशिश और गैंगस्टर समेत 15 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज थे, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सरला जाटव निर्भय गुर्जर गिरोह की मुख्य सदस्य थी।
टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए देश का नंबर